जब यही विक्टिम को लगना लगे कि ये इतना ताकतवर है, हम इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, तो कितनी देर मुकाबला करेगी। इसीलिए तो ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं कि तुरंत 164 कराओ, इतने दिन के अंदर चलान दो और फटाफट जो विक्टिम है उसका ट्रायल कोर्ट में बयान, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में बयान दर्ज कराओ। तो यहाँ तो ट्रायल कोर्ट में बयान दर्ज होने से पहले ही 2 बार मजिस्ट्रेट के सामने मसला चला गया। तो 2 बार जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 पुलिस लेके गई है, तो सवाल तो वही से उठने शुरू हो गए कि कहीं न कहीं वो प्रेशर में आ गए होंगे। और देखिए, कोई एक सामान्य आदमी बहुत बड़े ताकतवर आदमी से लड़ता नहीं है, और जब उनको ये पता चल जाए कि इतना धरना देने के बावजूद सरकार डगमग नहीं हो रही है, एफआईआर ही पहले पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब एफआईआर हुआ, फिर उसके बाद 164 का बयान, पहला बयान ही नहीं पुलिस करवा रही थी। कमाल की बात देखिए, आज जो है पटियाला हाउस कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। तो बीजेपी ने इसमें चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर जितना नफा ईस्टर्न यूपी में कमाया हो, अलग बात है, लेकिन वेस्टर्न यूपी प्लस हरियाणा के अंदर, राजस्थान के कुछ इलाकों में इसका बीजेपी को नुकसान काफी होता दिख रहा है। और इसकी गर्मी बीजेपी के नेताओं को महसूस हो रही है, खास करके हरियाणा में जो भाजपा के नेता हैं कि अब ये मामला चूंकि लड़की का 164 में 2 बयान है। पहला बयान है जिसमें 500 की पुष्टि हो रही है, और दूसरा बयान उसने जो बदला है जिसके आधार पर पुलिस ने ये लिखा है, वो बयान पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन उसमें है कि वो मुकर गई कि उसके साथ जो है कोई यौन उत्पीड़न हुआ। उसने कहा कि मैं चूंकि प्रतियोगिता में हार गई थी, इसलिए गुस्से में मैंने ऐसा आरोप लगा दिया था, ऐसा पुलिस का कहना है। 164 का जो दोबारा बयान हुआ था, तो सामान्य रूप से ये इस तरह के बयान दोबारा दर्ज करवाना ही अपने आप में क्वेश्चन पुलिस पे उठाता है कि दोबारा बयान दर्ज होने ही नहीं चाहिए थे 164 में। जहाँ पे 2 बार बयान दर्ज हो जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लड़की पे प्रेशर है। 164 का बयान आपने कराया, और जैसा है कि दूसरे सामने मजिस्ट्रेट के यहाँ भी उसका बयान होगा, तत्काल होना चाहिए था। ये जो जांच की नोटंकी हुई है, इसका 500 एक्ट में प्रावधान ही नहीं है। देखिए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह हो या पहलवानों का जो मसला हो, इसका एक रिजल्ट तो ये हो गया है कि जो राजनीतिक जो इसके आउटकम्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। किसान आंदोलन के समय से ही हरियाणा काफी चर्चे में, फिर महिला पहलवानों का आंदोलन, और फिर अभी कुछ दिन पहले किसानों का आंदोलन कुरुक्षेत्र में। इसमें किसानों की जीत हुई, लेकिन महिला पहलवान का मसला अभी भी क्या हुआ है, अभी अधर में लटका हुआ है। पुलिस की इंक्वायरी क्या कह रही है, कोर्ट में मसला क्या है, ये सब बहुत दिनों से अम्बेडकर नामा पर चर्चा नहीं हुई। आज का एपिसोड इसी मसले पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। 2 खास मेहमान जेपी सिंह साहब हैं, संजीव पांडे साहब हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दोनों के साथ इसी एपिसोड पर, इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जेपी सर, क्या इन्फॉर्मेशन है ब्रजभूषण सिंह मामले में? क्या है दिल्ली पुलिस ने, जैसा कि अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि 15 जून तक इसमें चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। आप लोग 15 जून तक जो है आंदोलन मत कीजिए। इस पर उन लोगों ने 15 जून तक आंदोलन अपना टाल दिया था। ये दूसरी बात है कि जगह जगह खास पंचायतें हुई और वहां सब बातें उठी और भी जो भी हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने दिल्ली में अपना आंदोलन त्याग दिया था। आज 15 तारीख है। आज जो है पटियाला हाउस कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। अच्छा, इसमें जो बाकी पहलवान है उनके बारे में तो है कि उन्होंने कई धाराएं लगाई हैं तोमर पर और जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर। ये जो, लेकिन ये जो नाबालिग लड़की का मामला है, इसमें उन्होंने कोर्ट से सिफारिश की है कि कोई सबूत नहीं मिला जांच में, इसलिए उनके खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का मुकदमा पास्को एक्ट में दर्ज है, तो पास्को खत्म किया जाए, पास्को खत्म किया। अब इसमें तमाम गोदी मीडिया से लेके सब जगह बहुत प्रचारित हो रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिली, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिली। इसमें मैं शुरू में ही आपके चैनल से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब ये मामला चूंकि लड़की का 164 में 2 बयान है। पहला बयान है जिसमें 500 की पुष्टि हो रही है, और दूसरा बयान उसने जो बदला है जिसके आधार पर पुलिस ने ये लिखा है, वो बयान पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन उसमें है कि वो मुकर गई कि उसके साथ जो है कोई यौन उत्पीड़न हुआ। उसने कहा कि मैं चूंकि प्रतियोगिता में हार गई थी, इसलिए गुस्से में मैंने ऐसा आरोप लगा दिया था, ऐसा पुलिस का कहना है। तो देखिए, अब ये मामला जो है पास्को अदालत में चला गया,
अब पॉक्सो अदालत में ये डिसाइड होगा कि इनके ऊपर जो लड़की ने पहले 164 का बयान दिया था उसके आधार पर पॉक्सो का मुकदमा चलेगा, या जो पुलिस ने जो सिफारिश की है उस सिफारिश को स्वीकार करेगी पुलिस। इसमें दो बातें हैं, एक तो दोनों 164 का बयान देखा जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि जो कोर्ट में जहां जाए वहां पीठासीन अधिकारी जो है लड़की को तलब करें और उनसे पूछे कि आपका बाद वाला बयान सही है या पहले वाला बयान सही है, और आपने ये बयान जो पहले वाला किसी के दबाव में दिया था या बाद वाला आपने किसी के दबाव में बदला है। अब ये सब मामला उठेगा, ये रायता फैल गया है। अभी से नहीं कहा जा सकता है कि ब्रिजभूषण जो है पॉक्सो से बरी हो गए। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि पॉक्सो का मुकदमा चलेगा कि नहीं, और वो भी तब डिसाइड होगा जब वो लड़की के दोनों बयान को देखने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि पॉक्सो में सीधे सीधे दो ही बातें हैं कि अगर लड़की का बयान विश्वसनीय है, उसने कोई आरोप लगाया है, तो ये आरोपी के ऊपर है कि वो सफाई दे कि वो उसने ऐसा नहीं किया। इसमें और कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। भाई वो दे कि हम जहां लड़की कह रहे कि हम यहाँ पर थे वहां पर उसकी उपस्थिति नहीं थी, उसका ये नहीं था, इसमें बाकी सब जांच पड़ताल का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब 4 जुलाई को अब ये डेट लगेगी जिसपे ये डिसाइड होगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो चलेगा या पुलिस की सिफारिश कोर्ट मानेगी, या कोर्ट लड़की को फिर तलब करके लड़की से फिर पूछेगी, लड़की जो नाबालिग पहलवान है, कि तुमने ये वाला बयान दबाव में तो नहीं बदला है, पहले वाला बयान किसी के दबाव में तो नहीं दिया था। तो जो लड़की उस समय उनके कोर्ट में सामने कहेगी पीठासीन अधिकारी के, वही मान्य होगा। बाकी ये पुलिस के सब सिफारिश करने का कोई तब तक मतलब नहीं है जब तक लड़की जो है कहे कि नहीं ये बिल्कुल जो सिफारिश है वो सही है। जी संजीव जी, इसका मतलब कि अभी क्लीन चिट पॉस्को एक्ट से नहीं मिला है। आज 500 पेज का जो है वो चार्जशीट दायर किया गया है, जेपी सर कह रहे हैं पटियाला कोर्ट में। तो लड़की ने जो बयान बदला था उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आई थी कि ये मैंने पढ़ा जरूर था, पुलिस के हवाले से ये खबर थी, लेकिन क्या बदलने वाला कोई वीडियो वगैरह आया था कि ये ऐसे ही चलाया गया था? जी, मैंने नहीं देखा था, हो सकता है जी। देखिए, मैं जो 164 का जो दोबारा बयान हुआ था, तो सामान्य रूप से ये इस तरह के बयान दोबारा दर्ज करवाना ही अपने आप में क्वेश्चन पुलिस पे उठाता है कि दोबारा बयान दर्ज होने ही नहीं चाहिए थे 164 में। जहाँ पे 2 बार बयान दर्ज हो जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लड़की पे प्रेशर है। क्योंकि सामान्य रूप से होता है कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 164 होता है, और 164 होने के बाद वो चालान जो है पुलिस अपना सबमिट कर देती है कोर्ट के अंदर, और उसके बाद लड़की का बयान कोर्ट में, प्रोसिक्यूटिव्स का जो बयान है और जो विक्टिम है उसका बयान कोर्ट में दर्ज होता है। और सामान्य रूप से प्रोविजन है कि तुरंत उसका कोर्ट में भी बयान दर्ज करवाया जाए 164 के बाद। फिर 164 के मजिस्ट्रेट भी का भी बयान होता है, जो दर्ज कर रहा होता है उसका भी ट्रायल के दौरान बयान होता है। तो सामान्य रूप से ये प्रक्रिया से हट के दोबारा 164 हुआ है। तो इसमें भी एक सवाल उठता है कि दोबारा 164 क्यों हुआ, और क्या लड़की पे कोई दबाव था, ये भी सवाल उठ रहे हैं। सामान्य रूप से बड़े वकीलों का यही कहना है कि जब कोई बहुत ताकतवर आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और गिरफ्तारी न हो और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हो, तो और पुलिस गिरफ्तारी में देर करे, तो ऐसे केसेस में विक्टिम पे इतना प्रेशर होता है कि फिर वो अपने दबाव में हो सकता है कि बयान बदल सकती है। और कई इस तरह के मामले, कुछ मामले पहले भी आए हैं कि जब यही विक्टिम को लगना लगे कि ये इतना ताकतवर है, हम इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, तो कितनी देर मुकाबला करेगी। इसीलिए तो ये सारे प्रोविजंस रखे गए हैं कि तुरंत 164 कराओ, इतने दिन के अंदर चलान दो, और फटाफट जो विक्टिम है उसका ट्रायल कोर्ट में बयान, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में भी बयान दर्ज कराओ। तो यहाँ तो ट्रायल कोर्ट में बयान दर्ज होने से पहले ही 2 बार मजिस्ट्रेट के सामने मसला चला गया। तो 2 बार जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 पुलिस लेके गई है, तो सवाल तो वहीं से उठने शुरू हो गए कि कहीं न कहीं वो प्रेशर में आ गए होंगे। और देखिए, कोई एक सामान्य आदमी बहुत बड़े ताकतवर आदमी से लड़ता नहीं है, और जब उनको ये पता चल जाए कि इतना धरना देने के बावजूद सरकार डगमग नहीं हो रही है, एफआईआर ही पहले पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब एफआईआर हुआ, फिर उसके बाद 164 का बयान, पहला बयान ही नहीं पुलिस करवा रही थी। कमाल की बात देखिए कि एफआईआर होने के बावजूद सामान्य रूप से 24 घंटे के अंदर 164 हो जाता है, वो भी पुलिस बयान दर्ज नहीं करवा रही थी। उसमें भी लड़कियां जब लोअर कोर्ट में गई जो विक्टिम थी, तब जाके 164 हुआ। तो उसके बाद फिर एक 164 और हुआ है।
तो ये सारा घालमेल पुलिस के लेवल पे दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में हुआ है। तो ये तो देखिए अब तो जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। उसमें जो मजिस्ट्रेट के सामने चालान गया है वो फिर देखेंगे पॉक्सो कोर्ट में, चाहे जहां भी जाएगा ये। अब ऐसा होता है कि कैंसिलेशन रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट रद्द कर देता है, नहीं मानता। जैसे आपको याद होगा कि वो जेपी सिंह जी बताएंगे कि वो तलवार दंपति वाले केस में तो सीबीआई ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दे दिया था और उसको सीबीआई कोर्ट ने मंजूर शायद नहीं किया था। उसके बाद वो मुकदमा चला, ट्रायल चला। तो ये तो ट्रायल कोर्ट देखेगा कि किन परिस्थितियों में पहले 164 हुआ, फिर किन परिस्थितियों में दोबारा 164 हुआ, कितने दिन का गैप था, इसमें पुलिस का रवैया उस समय कैसा था। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो एक एक जो लाइन है बयान के, कि लड़की ने जो पहले जो बयान दर्ज कराए हैं उसका एक एक लाइन वो मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे, और उसके बाद जो दोबारा बयान दर्ज कराया है उसका एक एक लाइन पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे वो बयान से भी बहुत कुछ पता चल सकता है कि क्या जो दूसरा जो बयान है क्या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या पुलिस के प्रेशर में तो नहीं बदलवाया गया है। तो सारा कुछ देखने के बाद ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। जेपी सर, यदि दोबारा जो बयान लिया गया, जो पीड़िता है, विक्टिम है, अगर जज के सामने कोर्ट में जाके कह दे कि मैंने किसी के दबाव में, चाहे राजनेता के दबाव में लिया, बदला है बयान, या पुलिस के दबाव में बदला है, इस स्थिति में कोर्ट जो है क्या करेगा? आप कानून के जानकार हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसमें 164 का बयान 2 बार कराने का कोई प्रावधान ही नहीं है। 164 का बयान आपने कराया और जैसा है कि दूसरे सामने मजिस्ट्रेट के यहाँ भी उसका बयान होगा, तत्काल होना चाहिए था। ये जो जांच की नोटंकी हुई है इसका पॉक्सो एक्ट में प्रावधान ही नहीं है। पॉक्सो एक्ट तो बहुत सीधा साधा है कि हमने आरोप लगाया, अब आप बताइए कि आप पर आरोप सही है कि नहीं। हमने बताया कि इस कमरे में हमारे साथ ये हुआ, या इस मंच पर हमारे साथ हुआ, या हम बस में यात्रा कर रहे थे उसमें आपने हमारे शरीर के साथ इस तरह छेड़छाड़ की, गलत इरादे से छुआ, तो उसमें जो है आपका क्या कहते हैं वो हुआ। तो अब आप कहे कि हमने नहीं छुआ, उसमें बाकी और किसी चीज का कोई प्रावधान ही नहीं। ये तो नई परिभाषा कर रही है पॉक्सो एक्ट की जो है दिल्ली पुलिस। दूसरी बात यह है कि जो जिन धाराओं में इनका जो है चार्जशीट दाखिल हुई है वो 154 है, जिसमें महिला की इज्जत भंग करने के उद्देश्य से उसका उत्पीड़न या आपराधिक बल का प्रयोग, और 354 में यौन उत्पीड़न और उसके लिए सजा का प्रावधान है, जो एक निश्चित अवधि के साथ हो सकता है। उसमें एक वर्ष का बढ़ाया भी जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। और 354D पीछा स्टॉकिंग करने के लिए सजा निर्दिष्ट करता है, तो उसमें भी जो है आपका क्या कहते हैं कम से कम 3 साल की सजा है। दूसरा, विनोद तोमर पर 109 आईपीसी की धारा 109 अपराध के लिए उकसाने का दंड, और 354 वही जो महिला की इज्जत भंग करने के से उसका उत्पीड़न आपराधिक बल का प्रयोग, ये जो है वो विनोद तोमर पर भी ये धारा लगी हुई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पॉक्सो तो ये एक टेस्ट केस हो गया, क्या और लोगों के पर भी जब आरोप इस तरह का लगेगा तो क्या पहले जांच की जाएगी? पहले जो है उनसे कहा जाएगा कि आप वो दीजिए, आप उनको दोबारा मौका दिया जाएगा कि 164 में अपना बयान बदलें। इसमें अगर कोर्ट जो है वो किसी राजनीतिक विचारधारा विशेष से प्रभावित नहीं होगी और अगर वो रूल ऑफ लॉ पर ध्यान देती होगी तो उसको जो है पहला ही बयान जो है क्या कहते हैं मानना चाहिए 164 वाला। दूसरे बयान का कोई मतलब नहीं है। और सीधे पुलिस को ये पूछना चाहिए कि 164 का बयान जो पहला वाला हुआ था और जो दूसरा वाला बयान हुआ उसके बीच में आपने क्या किया, उसके बीच में आपने कौन सी जानकारी ली, उसके बीच में आपने बृजभूषण शरण सिंह से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि नहीं की कि नाबालिग लड़के ने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस बताया है वो उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर बृजभूषण शरण सिंह की उपस्थिति थी या नहीं थी? जी सर, आज ही पटियाला कोर्ट में जो है 500 पेज की चार्जशीट दायर हुई है, जैसा कि आपने बताया। उसके प्रमुख हाइलाइट्स कुछ सामने आए हैं? नहीं, ये बताया तो कि यौन उत्पीड़न और साथ में इज्जत भंग करने के उसका उत्पीड़न मतलब छुआ दबाया, उनकी उसके जो है पीठ पर कमर के नीचे हाथ रखा, ये सारी चीज तो उसमें कवर ही है। और 2 FIR दर्ज है, एक जो है नाबालिग लड़की ने पिता ने दर्ज कराया था और एक 7 महिला पहलवानों ने दर्ज कराया था। तो 7 महिला पहलवानों वालों में तो सीधे चार्जशीट लग गई है। महिला वाले भी सिफारिश की है जो कोर्ट के पाले में है कि वो उसको मानेगी कि नहीं मानेगी। बाकी
साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत देश के कई पहलवान लगातार जनवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किस जो है वो पार्लियामेंट में जा रहे थे, इसी बहाने से वहां सब टेंट उखाड़ लिया गया, उनको हिरासत में लेके रात में 12-2 बजे तक घर बंद करके रखा गया, बाद में छोड़ा गया। बाद में इसमें जो है गृह मंत्री की एंट्री हुई, तमाम जो छत्रप हैं आपके खाप पंचायतों की उनकी एंट्री हुई, और कुछ लोगों ने जाके वहां जो है उनकी मीटिंग कराई अमित शाह से। उसके बाद थोड़ा मामला डाइल्यूट होने लगा। इसके बाद जो आपने संजीव जी से सवाल पूछा था कि जो दूसरा 164 का बयान है वो कैसे हुआ, दूसरा जो 164 का बयान है किसी को आधिकारिक तौर पर पता नहीं है। सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने पहले खबर ब्रेक की, फिर उसके हवाले से बाकी गोदी मीडिया ने इस खबर को उठाया। और इसमें भी 2 बयान है। एक बार तो लड़की का बयान है जो नाबालिग पहलवान है कि हमने कोई बयान नहीं बदला है। दूसरा बयान उसके पिता का है कि हमारे ऊपर दबाव डाल के बदलवाया गया है। इसलिए ये 4 तारीख को ये सब मामला जो है जब आएगा तब वहां सुनवाई क्या होगी, तब इसकी नवैयत तय होगी कि इस मामले में क्या होगा। जहां तक तलवार वाला मामला है, तलवार वाले मामले में 4 लोग एक फ्लैट में थे, 2 मर गए, एक भीतर पड़ा हुआ, एक छत पर पड़ा हुआ, छत का भीतर से दरवाजा बंद है और घुसने का नीचे से एक ही दरवाजा है और छत पर निकलने का भी एक ही दरवाजा है। तो 4 में वो जो 2 बचे थे वो बताएंगे कि किसने मारा किसने नहीं मारा। और जो बचे थे उसमें तलवार साहब जो लड़की के पिता थे उन्होंने आरोप लगाया कि हेमराज जो है हमारी लड़की का कत्ल करके भाग गया है, जिसकी लाश छत पर पड़ी थी और जिसमें सीढ़ी का नीचे से दरवाजा बंद था। अब इसमें क्या हुआ कि एक गठित हुआ, क्या कहते हैं, एक पैनल गठित हुआ जो है सीबीआई का जांच करने के लिए। तो जो सीबीआई का पैनल गठित हुआ वो जो है लगा नौकरों को फ्रेम करने, लेकिन किसी पर कोई जो है वो तमाम झूठ पकड़ने का टेस्ट हुआ, तमाम जो है और जो नार्को एनालिसिस हुआ, लेकिन कहीं से मामला जमा नहीं। यहाँ तक कहा गया कि एक लड़के के बंडी पर खून लगा हुआ, तो पता चला कि वो जो है मटन का खून निकल गया, वो जानवर का खून निकल गया, तो वो भी नहीं साबित हो पाया। तो दूसरा जो है पैनल गठित हुआ जांच का। दूसरे पैनल ने जो टोटल जांच की उसमें कुछ मिसिंग पॉइंट थे, जैसे वीपेन नहीं मिला था, मतलब कत्ल का वीपेन नहीं मिला था क्योंकि वो सर्जिकल ब्लेड से काटा गया। तो सर्जिकल ब्लेड तो अगर आप टॉयलेट में भी डाल के फ्लश कर दीजिए तो जाके कहीं फंस जाएगा, वो कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पे बता दें वो नहीं मिल रही थी, वो स्टिक नहीं मिल रही थी गोल्फ वाली। बाद में फिर स्टिक साफ सुथरे ढंग से कुछ महीने बाद मिली, जिससे था कि साहब हेमराज के सर पर जो है वो एक ही उसमें जो है वो चला गया, जो उनका स्टिक थी आपके कहते तलवार साहब की थी। तो जब उन्होंने दाखिल किया तो उन्होंने ये कह के नहीं दाखिल किया कि हम चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, ना उन्होंने ये कह के दाखिल किया कि हम फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं। उसको माना गया कि सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट ही दाखिल की है, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं कहा कि हम फाइनल रिपोर्ट दाखिल। उन्होंने कहा कि अब तक जो हमने जांच की, जो हमारे पहले लोगों ने जांच की थी, उसके आगे फिर हमने जांच की। जांच में जो तथ्य है वो कोर्ट के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कोर्ट चाहे इसे फाइनल रिपोर्ट मार के खत्म कर दे, चाहे इसे चार्जशीट माने, ये कोर्ट के विवेक पे छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि जो सब देखने के बाद कि नहीं इसमें इतना मटेरियल है कि ये जो है क्या कहते हैं वो नहीं है, क्या कहते हैं मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं है। कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया। उस पर तलवार दंपति पर मुकदमा चला और सजा भी हो गई। वो वहां से मामला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला आया तो मामला आने के बाद जो है जजमेंट रिजर्व हो गया, तो 6 महीने तक रिजर्व रहा। 6 महीने के बाद कोर्ट कह रहे कि हम दोबारा मामले को सुनेंगे, और दोबारा मामले को सुनने के बाद उन्होंने जो आधा गिलास खाली, वो आधा गिलास भरा हुआ, तो जो आधा गिलास खाली है उसको जो है वो मान करके उनको जो है संदेह का लाभ देके बरी कर दिया, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी तक जो है उसकी सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की। और इसमें एक मुख्य पॉइंट ये है कि हम ये लगातार देख रहे हैं कि अगर कोई पंजाबी लॉबी का आदमी फंस जा रहा है, चाहे जितने जघन्य अपराध में फंसे, उसमें पूरा पंजाबी लॉबी जो है वो मीडिया से लेके वो टूट पड़ रही है उस आदमी को सही साबित करने के लिए। ये तलवार दंपति में भी हमने देखा और तरुण तेजपाल वाले मामले में भी हमने देखा। बेहयाई से जो है तरुण तेजपाल का समर्थन किया गया, आपसे बता दें, उनके ओरल सेक्स वाले मामले में। इसी तरह इनके वाले मामले में लगा सेंटिमेंटल वो होने की पापा मम्मी दिया जला रहे, पापा मम्मी मोमबत्ती जला रहे, पापा मम्मी भला कातिल ने उसके पापा मम्मी बताया ना किसने कत्ल किया। तो पापा ने जो बताया था कि हेमराज ने कत्ल किया, तो उसकी तो कितने लाश सबके ऊपर पड़ी थी, तो हेमराज का कत्ल किसने किया, और फिर नीचे से दरवाजा बंद था। तो सवाल इस बात का है कि नहीं, और यही नहीं, एक और जानकारी आपको दे दें, ये इनको जब
तलवार को गिरफ्तार किया गया, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर को, क्योंकि ये नोएडा में ये लोग थे ना, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन है, क्रिमिनल लॉयर को इन्होंने संपर्क किया था अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और वो जो है पुलिस ने सर्विलेंस लगा रखा था, उन्होंने इनका वो सुना, जो कि कहीं कहा नहीं गया, लेकिन ये वो है अंतर नहीं थे। इसके बाद जो आईजी थे सरदार जी, उन्होंने कहा कि इसको अरेस्ट करो, इसी ने मारा है, और तब वो अरेस्ट कर लिए गए। लेकिन अब इनके बारे में कहा जाता है कि बहन मायावती की डेंटिस्ट है ये मियां बीबी, तो पॉलिटिकल भी इनके साथ था। उसमें जो वहां के आईजी थे उनको दंडित करके वहां से हटा दिया बहन जी ने तत्काल, इनको पकड़े जाने के बाद। तो उसमें इतना ज्यादा जो है आप समझिए कि वो है कि कुछ पूछिए मत आप। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से जितना मैं क्रिमिनोलॉजी को जानता हूँ, 101% जो है इनकी पत्नी ने, मतलब तलवार की पत्नी ने सबूत मिटाने में और तलवार ने जो है हत्या करने में, मतलब इनका ही प्रमुख रूप से हाथ था, चाहे वो जिस वजह से उन्होंने हत्या की हो, चाहे उन्होंने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देख के हत्या की हो या और कोई हत्या की वजह हो। और बहुत सा हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जो पढ़ा है वो हम आपके चैनल से बताना नहीं चाहते क्योंकि बहुत गंदा है। जी सर, ये 500 का पेज का जो चार्जशीट है उसमें किस किस के नाम है कुछ, और क्या ये दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट है ना, ब्रिजभूषण शरण सिंह और तोमर, हाँ, जो उनका सहयोगी है, उन्हीं के खिलाफ FIR थी ना, वो तो किसी के नाम पर FIR थी नहीं, तो जिनके नाम FIR थी उनके खिलाफ चार्जशीट है। बस ट्विस्ट इतना ही है कि पास्को वाला मामला जो है, पाक्सो वाला, उस मामले पे इन्होंने उस सिफारिश के साथ इसका सबूत नहीं मिला, उसके लिए उन्होंने उसका जो दूसरा 164 का बयान है उसका सहारा लिया है। अब ये कोर्ट के पाले में है, 4 तारीख को डिसाइड होगा कि कोर्ट क्या करेगी। कोर्ट लड़की को नोटिस देके उससे पूछेगी, अब वो लड़की पर कितना ये लोग और दबाव डालेंगे, कोई कंसिडरेशन होगा, बीच में कौन जांच करेगा इसकी, क्योंकि सरकार भी आप ही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आप ही है, मुलजिम भी आप ही है, तो जांच कौन करेगा? टिम्बकटू से तो कोई आएगा नहीं जांच करने, जांच तो आप ही के अंदर में वाली पुलिस करेगी, तो क्या करेगी? जब राज सत्ता और जो है आपका पुलिस अपराधी से मिल जाए तो अपराधी का क्या हो सकता है? संजीव जी, फाइनल कमेंट। देखिए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह हो या पहलवानों का जो मसला हो, इसका एक रिजल्ट तो ये हो गया है कि जो राजनीतिक जो इसके आउटकम्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कल भी मैंने देखा कि दिल्ली से जो हिसार हाईवे था वो भी लोगों ने जाम कर रखा था, उसमें पहलवानों का इशू भी था, MSP का भी इशू था। तो ये सारे इशू जो है, किसानों का, पहलवानों का इशू आपस में मिल रहा है। 3 दिन पहले जब कुरुक्षेत्र में जाम हुआ, वहाँ महापंचायत हो रही थी किसानों की, तो उसमें वो जो पहलवान जो रेसलर थे बजरंग पुनिया वहाँ गए। तो ये जो एक मोबिलाइजेशन, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है बीजेपी के खिलाफ, जो पॉलिटिकल जो एक सेंटिमेंट्स है वो अब बढ़ रहा है। तो बीजेपी ने इसमें चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर जितना नफा ईस्टर्न यूपी में कमाया हो, अलग बात है, लेकिन वेस्टर्न यूपी प्लस हरियाणा के अंदर, राजस्थान के कुछ इलाकों में इसका बीजेपी को नुकसान काफी होता दिख रहा है। और इसकी गर्मी बीजेपी के नेताओं को महसूस हो रही है, खास करके हरियाणा में जो भाजपा के नेता हैं, और इवन की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भाजपा के नेता हैं, जो खास करके एक कम्युनिटी विशेष के हैं, जाट कम्युनिटी के नेता हैं। पीछे मैं इंडियन एक्सप्रेस में कहीं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जब संसद के उद्घाटन के लिए जब वहां गए हुए थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जाट सांसदों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उन जाट सांसदों ने उनके साथ सेल्फी लेने से मना कर दिया, और वो किनारे हो गए कि कहीं आप कहीं सेल्फी लेके फोटो डाल दीजिएगा तो हमको बहुत पॉलिटिकल नुकसान होगा हमारे कंस्टिट्यूएंसी में। तो ये हालात जब भाजपा के अंदर जाट नेताओं के हो गए हैं, जो भाजपा के घोषित जाट सांसद हैं, और वो पार्लियामेंट में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ फोटो खिंचवाने से भाग रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कितना पॉलिटिकल गर्मी निचले लेवल पे है। तो ये भाजपा इस नफा नुकसान को समझ रही है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जब सर? नहीं सर, कुछ नहीं। कुल मिला के जब राज आरोपी एक साथ हो तो उसके में चाहे विरोध में जो भी हो, चाहे जाकिया जाफरी हो, एक सांसद की पत्नी हो, उनको कभी न्याय नहीं मिल सकता। जी, शुक्रिया आप दोनों का। और दोस्तों, ये था एकदम ताजा, एकदम अपडेट महिला पहलवान के मामले का। देखते रहिए, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर।